नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो पदाधिकारियों की सूची उसके बारे में। दरअसल कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भारी भरकम सूची निकाली गई। जंबो कार्यकारिणी बनाने के मामले में कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अभी ये बात इसलिए हम कर रहे हैं, कांग्रेस के सियासी सर्कस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी टिप्पणी की है और इसको लेकर कांग्रेस के भीतर भी चर्चा है। दरअसल इसकी वजह यह कि 105 महासचिव कांग्रेस ने बनाए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने। उनके संगठन के जिले 64 हैं, यानी एक जिले का तो एक अध्यक्ष है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो महासचिव हैं वो एक जिले में दो भी अगर हैं तो लगभग मान लें कि एक जिले के दो महासचिव। अध्यक्ष भी जिले का पावरफुल है। महासचिव की हैसियत संख्या बढ़ने की वजह से चर्चाओं में कि आखिर कितने महासचिव बनाए गए। 50 उपाध्यक्ष बनाए गए और 21 सदस्यीय बनाई गई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का राजनीतिक बयान है कि ये कांग्रेस का जंबो सर्कस है और इसी पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया भी दी है। ये सारा मामला चुनावों तक और भी कटुतापूर्ण होगा, लेकिन आज हम इस पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के साथ। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया था पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की टिप्पणी और फिर हम करेंगे चर्चा शुरू। पहले सुन लेते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। और आपने देखा होगा इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है। अब ये अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो। अब 150 के वो 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। कहीं माँ बेटा की पार्टी और कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कांग्रेस की नियति हो गई है। कार्यकर्ता कौन है? केवल तुष्टीकरण चल रहा है। कमलनाथ जी रोज एक नया वादा कर देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पुराना वचन पत्र पूरा किया नहीं और अब जो चाहो वो लिख दो, लेना देना तो है नहीं। लेकिन जनता भुलावे में नहीं आने वाली। कमलनाथ ये सोच रहे होंगे कि झूठे वादे करके फिर सत्ता में आ जाएं तो प्रदेश की जनता उनको अब प्रदेश को लूटने का मौका नहीं देने वाली। कांतिलाल जी, कई लोग चले गए। कब से ये कह रहे हैं लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि देश के लिए जीने और मरने वाले लाखों लाख स्वयंसेवक तैयार हो गए। अब तुम क्या संघ का बिगाड़ोगे। लेकिन मुझे कांग्रेसियों की ये कुंठा समझ में नहीं आ रही। देख लेंगे, एक कर्मचारियों अधिकारियों निपटा देंगे, मिटा देंगे। देख लेंगे, ऐसे लोगों को जनता भी निपटाएगी। और जिनको वो देख लेने की धमकी दे रहे हैं, आखिर वो भी इंसान हैं, उनका भी मान और सम्मान है। उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक लंबी प्रतिक्रिया दी है कांग्रेस के बयानों को लेकर। और उन्होंने संघ के मुद्दे पर भी कांतिलाल भूरिया के उस बयान पर तीखा ऐतराज जताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस उन अधिकारियों को भी नहीं बख्शेगी जो संघ की शाखाओं में जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि नई बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस के टारगेट पर संघ पहले से रहता है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह भी इस मुद्दे पर कटाक्ष करते रहते हैं और कई बार वो उनके प्रहार भी तीखे होते हैं। तो मुद्दा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में कमलनाथ की टीम पर जो प्रतिक्रिया है वो लंबी चलेंगी। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी और हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कि जब ये कल रात को कमलनाथ जी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई, दिल्ली से पार्टी ने इसकी घोषणा की
और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में कमलनाथ जी के साथ उनके पुत्र जो पहली बार के सांसद हैं, उसके पहले उनका कोई बहुत पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है। अपने पिता के चुनाव में ज़रूर वो कहीं कामकाज करते होंगे, प्रचार करते होंगे, चुनाव का प्रबंधन देखते होंगे, लेकिन जहाँ तक सीनियरिटी की बात है कांग्रेस में अभी वो, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, वो कांग्रेस की 12 खड़ी सीख रहे होंगे, क्योंकि पिता जरूर 40 साल से छिंदवाड़ा के सांसद हैं। एक बार को अगर छोड़ दे बीच में तो वो चुनाव हार गए थे, लेकिन राजनीति में उनका कोई बहुत सक्रिय दखल नज़र नहीं आया। उनकी माताजी जरूर सांसद रही थी, लेकिन ये जो मामला है कि एक बार के सांसद और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में आ गए, तो ये राजनीतिक जो मर्यादा होती है, जिसे कहते हैं कि नैतिकता की बात, कि लोग क्या कहेंगे इसकी कोई परवाह नहीं होती है। लेकिन अध्यक्ष भी हो गए, बेटा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में हो गया। आपकी इसमें राय कि 105 महासचिव, 50 उपाध्यक्ष, उसमें भी जो वरिष्ठता का क्रम है उसको अगर देखें तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग नए बन गए हैं वो चुनाव में खंदक की लड़ाई लड़ेंगे भाजपा के साथ, और जो बहुत सीनियर हैं और जूनियरों के पीछे उनका नाम आया है वो खुंदक में रहेंगे। तो कांग्रेस खंदक और खुंदक के बीच में फंस गई। जो सीनियर है उसमें मानक अग्रवाल का नाम है, बहुत सीनियर लीडर है, चंद्रप्रकाश शेखर का नाम है, बहुत सीनियर लीडर है, लेकिन सूची में देखेंगे तो उनको अपना नाम ढूंढने के लिए गोता लगाना पड़ेगा पार्टी की सूची में कि कहाँ उनका नाम रह गया है। आपकी राय कि ये कल्चर तो कोई नया नहीं है, समितियाँ बहुत जंबो बनती रही है, लेकिन पिता पुत्र की बात अल्फ़ाबेट के हिसाब से सीनियरिटी का एक तरह से उस मर्यादा को तोड़ना किस ढंग से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में वाकई में ये कल्चर रहा है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं, इस तरह के प्रयोग होते हैं और उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो ये मामला है, इतना बड़ा जो कमेटी बनाई गई है, तो पहले नज़र में उसको ये देखने में आ सकता है कि जब पिछली बार कमलनाथ ने जो अपनी कार्यकारिणी की बनाते चले गए थे लगातार, तो ये माना जाता था तो 2200 पदाधिकारी थे। तो हालांकि पीसीसी ने कभी उसको आधिकारिक रूप से न जारी किया कितने पदाधिकारी हैं, न कभी संख्या बताई, लेकिन ये 2000 से ज़्यादा पदाधिकारी उस वक्त भी थे। और अभी भी जो है शुरुआत की गई है, जो 150 से की गई है, तो ये अभी भी आगे जाएगी। मोटे तौर पर इस पर यूँ अगर देखें दूर से तो ये शायद उसके पीछे ये मनोविज्ञान समझ आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारियों को जोड़ेंगे तो हो सकता है वो अपने क्षेत्र में कुछ नेटवर्किंग करेगा कांग्रेस के लिए। ये इसमें समझ आता है, क्योंकि 2-3 दिन पहले एक मीटिंग में भी उन्होंने प्रकोष्ठों की मीटिंग में कहा था सारे पदाधिकारियों की जल्दी नियुक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये एक उनका मनोविज्ञान या उनकी ऐसी कोई उम्मीद नज़र आती है। दूसरी, लेकिन इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जब होता है तो एक तो लोग अपने क्षेत्र में रहें तो ठीक है कुछ कर लें, लेकिन सीनियरिटी, जूनियरिटी और बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। और कई बार इसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो उस तरह का स्तर नहीं रखते हैं। तो एक बड़ी पार्टी में कई बार इस तरह की बड़ी अजीबोगरीब चीज़ आती है, उल जुलूल कभी बयान आ जाते हैं, कभी आपसी कुछ संघर्ष हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जो इस कमेटी अभी बनी है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो जेपी अग्रवाल का बयान है, जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, कि अभी इसमें संशोधन भी होगा, विस्तार भी होगा, निरस्तीकरण भी होगा, और जो उन्होंने 4 चीज़ें बताई, तो ये देखने लायक बात है कि ये सूची में निरस्त होगी या उनकी कोई सूची जुड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस पर और काम होगा। तो इसका मतलब साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाईकमान, जिसमें अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और अब राहुल गांधी जब यात्रा से फारिग होंगे, तो उनके टच इसमें नजर आ सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से मतलब यही होता है। तो वो संशोधन क्या होगा, किसको हटाएंगे, किसको और जोड़ेंगे, तो हटाने की संभावना तो मुझे नहीं लगती है। मुझे लगता है कि और इसका ये कुनबा बढ़ेगा। तो ये जो चुनाव के पहले जो ये सब किए जा रहे हैं प्रयोग, ये सब सिर्फ इसलिए हैं कि किसी तरह से पार्टी को, मुझे जो लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पद बांट करके वो 2018 में जो किया गया था उस फार्मूले पे चलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वही सारे वचन भी कांग्रेस दोहरा रही है अभी। दूसरी बात, जो नकुल नाथ का मामला है, तो नकुल नाथ का पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में आना चौंकाता भी है, और ये भी बताता है कि कमलनाथ कहीं ना कहीं पुत्रमोह में ग्रसित हैं, या अपने पुत्र को तेजी से मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो सिर्फ 3-4 साल के ही सांसद हैं, 3-4 साल ही उन्हें सांसद के लिए हुए हैं। और एक खास बात और है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें 7 या 8 सदस्य हैं राष्ट्रीय स्तर पे,
और उसमें राहुल गांधी ही हैं, बाकी कोई नहीं है गांधी फैमिली से। तो अगर एक सदस्य उसमें शामिल हो जाता है तो अपने आप ही पूरा चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ 2 लोगों को शामिल करना और इस तर्क में कि वो लोकसभा के सांसद हैं एकमात्र इसलिए, तो ये थोड़ा सा जो सीनियर नेता हैं उनको कहीं ना कहीं ये चुभेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब वो जो एक संकेत एक साथ में जो आया है कि फरवरी मार्च में जो ये यात्रा के बाद जो स्थितियां बनेंगी, तो उसमें अभी कांग्रेस का कुछ रूप रंग आकार प्रकार किरदार बदलने की अभी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं और काफी कुछ परिवर्तन अभी इसमें होना है। बिल्कुल, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा अगले दौर की बातचीत में, आप चाहें तो उसका उत्तर दे सकते हैं। नकुल नाथ लोकसभा का चुनाव लड़े, राहुल गांधी ये भी पसंद नहीं करते थे, ये खबर भी आई थी, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि किसी ने भी नहीं की है कि वो नाराज थे या उसके पक्ष में थे। लेकिन कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जैसे मुख्यमंत्री के पुत्र के को चुनाव लड़ने के खिलाफ थे राहुल गांधी, ऐसे ही राजस्थान में भी जो मुख्यमंत्री है उनके पुत्र के बारे में भी जी। लेकिन वही स्थिति को अगर हम आगे देखें तो हो सकता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद शायद राहुल गांधी इस पर भी ऐतराज करें कि एक ही कमेटी में पिता पुत्र कैसे आ गए, जबकि उनको इस बात से ऐतराज था कि वो लोकसभा का इलेक्शन ही क्यों लड़ाए गए, नकुल नाथ की जहाँ तक बात है। लेकिन पुत्र मोह सबका होता है, इसलिए हम इस पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहते। हर कोई पुत्र मोह से ग्रस्त होता है, लेकिन उसको किस ढंग से आगे बढ़ाना है, उसका तरीका कितना आदर्श हो, कितना स्वीकार्य हो और कितना निरापद हो, ये बात जो पिता ध्यान में रखता है उसके पुत्र ज़्यादा तरक्की करते हैं। और जो अंधे बन के पुत्रों को आगे बढ़ाते हैं तो कई बार वो महाभारत की वजह ही बनते हैं। रमेश शर्मा जी, ये जो सारा मामला है, नकुल नाथ पर हमारा फोकस कम इस बात पर ज़्यादा है कि क्या कांग्रेस की ये जंबो कमेटी बनी है, इतिहास में पहले भी बनती रही है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के हालात अंदरूनी बदले हैं। कांग्रेस में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब गुटबाजी बहुत ज़्यादा होती थी। शुक्ल बंधु ग्रुप था, सिंधिया कैंप था, उसके बाद मोतीलाल वोरा का भी एक छोटा मोटा कैंप हुआ करता था, अर्जुन सिंह का भी कैंप था। तब सबको समायोजित करने के लिए पार्टी हर गुट के नेताओं को संगठन में लेती थी और ऐसा करते करते सूची बहुत लंबी होती थी। अब छोटा सा मध्य प्रदेश हो गया, 90 सीटें चली गई है, छत्तीसगढ़ अलग हो गया है और गुटबाजी के नाम पर कहें तो गुट मान लें या छोटा भाई बड़ा भाई, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। उसके बाद छोटे छोटे हिस्सेदारियों में हम कह सकते हैं तो सुरेश पचौरी का नाम जोड़ सकते हैं, कांतिलाल भूरिया दिग्विजय सिंह कैंप में आते हैं, अरुण यादव एक छोटा सा कैंप उनका हो सकता है। उस लिहाज से गुटबाजी की जो स्थिति है वो नगण्य है। एक ही बड़े लीडर हैं कमलनाथ जी, उसके साथ दिग्विजय सिंह। गुटबाजी कम लेकिन फहरिस्त बहुत लंबी। आपका जो तजुर्बा है राजनीति को देखने का, क्या बताता है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात आपने ठीक कहा कि कांग्रेस में जो इससे पहले जो घटक या गुट थोड़े से मजबूत होते थे उसमें इस बार नहीं दिख रहे हैं, ऐसे गुट नहीं दिख रहे हैं। और एक चेहरा योजना पूर्वक कांग्रेस ने ही कमलनाथ जी का चेहरा एक प्रोजेक्ट किया है और उसका हम उदाहरण इससे भी देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उन्होंने गोविंद सिंह जी को बनाया। मोटे तौर पर नेता प्रतिपक्ष सत्ता बदलने पर मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन एक परंपरा के रूप में ये माना जाता है कि ये दावेदार यही होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कमलनाथ जी का ही नाम हमेशा पार्टी के स्तर पर भी और नेता प्रतिपक्ष के स्तर पर भी और भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी, तो कांग्रेस योजना पूर्वक उनके नाम को प्रोजेक्ट कर रही है। ये एक इसमें बात हुई। दूसरा, अगर आप देखें पिछले 2 साल में, इन 3 साल में, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी और घटकबाजी ये थोड़ी सी बढ़ी है। कमलनाथ जी की सरकार अगर गिरी है तो भाजपा ने तो मान करके चलिए कि उनकी झोली में आकर के गिरी, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण गिरी है। जो लोग मंत्रिमंडल में थे वो लोग उसकी खुल करके आलोचना करते थे, कितनी जगह पर तू मैं और हाथापाई की नौबत आई है। तो मुझे जो लग रहा है कि इस बार वो जो कार्यकर्ताओं के मतभेद को दूर करने के लिए ये जो लंबी चौड़ी जंबो जेट जिसको कार्यकारिणी कह सकते हैं उसको ध्यान में रख करके उन्होंने बनाई हुई है। दूसरी, परिवार का अगर देखेंगे तो कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है और लगभग पिछले जितना आप पीछे चले जाएंगे लगभग हर नेता ने ये कोशिश की है कि उसके परिवार के लोग उसकी आंखों के सामने स्थापित हो जाएं।
नेहरू जी ने अपनी आंखों के सामने इंदिरा जी को महामंत्री कांग्रेस का बना दिया था। मोतीलाल जी वोरा ने अपने आंखों के सामने बेटे को विधायक बना दिया था। श्यामा चरण शुक्ल जी ने अपने लड़के को बढ़ा लिया था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में एक परंपरा रही है, और ऐसी दिग्विजय सिंह जी ने वो सांसद थे और बेटे को उन्होंने विधायक मंत्री बनवा लिया था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में एक परंपरा रही है, और ऐसी स्थिति में अगर वो नकुल नाथ जी को आगे कर रहे हैं तो ये कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप है, उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस का आक्रमण इसके साथ साथ संघ पर होता है। कांतिलाल भूरिया, अभी चूंकि दिग्विजय सिंह ये जिम्मा उठाते थे, उनकी अनुपस्थिति में कांतिलाल भूरिया ने भी कहा, कमलनाथ जी ने भी कहा है कि जो अधिकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में जाते हैं हम उसकी सूची बना रहे हैं, और उन्होंने बार बार ये भी वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हम सरकार में लौटते हैं तो उन सबका हिसाब किताब किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 8 महीने बचे हैं, 9 महीने बचे हैं, लोग होशियार हो जाएं। इस ढंग की चेतावनियों को, धमकियों को राजनीति में किस ढंग से देखते हैं? एक आध बार तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की अगर भाषण में, बातचीत में इसको कहेंगे तो ये क्या धमकाने का एक तरीका है? ये निश्चित रूप से, ये आपने सही कहा, ये मेरी दृष्टि में इसके दो ही आशय हो सकते हैं। एक तो मीडिया की सुर्खी में आना, और दूसरा कर्मचारियों को धमकाना। संघ को लेकर के विरोध ये पहली बार कांग्रेस नहीं बोल रही है। आप अगर देखें कि 1934 से संघ के खिलाफ अभियान चल रहा है। वो 1934 में अंग्रेज गवर्नमेंट ने सारी रियासतों को पत्र लिखे थे, भोपाल के अभिलेखागार में भी पत्र यहाँ भी आया था कि संघ की कितनी शाखाएं हैं और कौन लोग हैं और उस पर प्रतिबंध लगाइए, ऐसा करके। उसके बाद अगर आप देखें तो उनकी जो शुरुआत हुई थी वो मिशनरीज ने की थी, क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण पर रोकने का प्रयत्न किया था। उसके बाद वामपंथी, मिशनरी, आगे चल करके मुस्लिम लीग ने बहुत विरोध किया था। फिर 3 बार प्रतिबंध भी लगे, 1948 में लगा, 1977 में लगा और 92 में लगा। तो कुल मिलाकर के ये संघ को कहना एक प्रकार का फैशन जैसा भी है, और संघ को कोई नेता कहता है तो मीडिया की सुर्खी में भी आता है। बिल्कुल, मैं ये संघ पर कांग्रेस का आक्रमण उनकी नीति का हिस्सा है, लेकिन क्या मैं अगली बातचीत में जरूर आपसे पूछूंगा कि क्या संघ पर आक्रमण अल्पसंख्यक वोट को अपनी तरफ लाने का एक मजबूत हथियार है? ये भी मैं आपसे इसका उत्तर जानना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद पीसी शर्मा ने, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री भी है, वो क्या कहते हैं। सुन लेते हैं पीसी शर्मा की बात। सर्कस में इस चुनाव के बाद इनके लोग सर्कस में काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जितना सर्कस में भी कोई नहीं पूछेगा इन। सर्कस की बात ना करें, अभी सर्कस तो आप कर रहे हो। वहाँ मंच पे जाके 6 अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात करो, कलेक्टर को हटाने की बात करो, कर्मचारियों की बातों को सुन नहीं रहे हो, और वो बात कर रहे हैं। ठीक कहा है आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी ने, ये तो इस पे संघ पे प्रतिबंध समय समय में लगे हैं। जब सरदार पटेल ने भी लगाया था, जब भी कहीं कोई गलती करेगा तो लगेगा। उस समय भी जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तो संघ पे लगा, तो कोई नई बात नहीं। तो आशीष जी, दरअसल संघ एक मुद्दा रहा है और ये उनकी राजनीतिक लाइन का हिस्सा है कांग्रेस की, क्योंकि उसकी वजह से कांग्रेस का एक वोट बैंक है जो कांग्रेस को एक मुश्त मिलता है। लेकिन अभी क्या जरूरी है इन सब पर बात करना? कांग्रेस को ये जरूरी था क्या? ये आगे जाके मुद्दा बनाना चाहते हैं संघ पर आक्रमण करके, फिर एक बार सांप्रदायिकता के मुद्दे को हवा देने की कोशिश है? जो चीजें घट रही हैं उसके अलावा नए मुद्दे को लाने का क्या मतलब है? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि कांग्रेस की पुरानी लाइन है और कांग्रेस अक्सर चुनाव के दौरान आसपास ये बात करती है। तो संघ को टारगेट करना कांग्रेस का शगल है। कांग्रेस उसको करती है क्योंकि वो उसको विचारधारा की लड़ाई से जोड़ के वो उस पर अटैक करती है। लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की जो बात होती है, अधिकारी कर्मचारियों को मुझे नहीं लगता कि इस तरह से घसीटा जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जब बड़ा शासन होता है, किसी का लंबा शासन होता है, तो कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारी किसी स्तर पे कहीं ना कहीं वो सरकार से साम्य बनाने लगते हैं। वो उनकी कई बार मजबूरी भी होती है, कई बार कुछ वैचारिक जरूरतें भी हो जाती होंगी, तो ये हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको, कांग्रेस को चाहिए कि इस चीज़ों में थोड़ी सी उसको संयमित करने की कोशिश होनी चाहिए, उसको करनी चाहिए अपने आप को, क्योंकि कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। कई कर्मचारी संगठन, कई कर्मचारी अधिकारियों के संगठन जो हैं अनरेस्ट की पोजीशन में हैं, कई तरह से वो लोग लामबंद हो रहे हैं सरकार के
से जो भेदभाव या पक्षपात का आरोप लगाते हुए, तो उस बीच में इस तरह की बातें जो है कई बार जो है, पिछले चुनाव के पहले भी कमलनाथ ने ये बात, उन्होंने भी इस तरह से बात की थी, उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को भी अधिकारियों को खासतौर पर टारगेट किया था। तो वो बात एक दौर हो गया। बार बार इस चीज को करने की बजाय कांग्रेस को एक नई लाइन लेना चाहिए जिसमें उसके तर्कश में ऐसे कुछ तीर होना चाहिए जो उसका धर्म भी है विपक्ष के नाते, कि वो सरकार को सकारात्मक रूप से आलोचना करे, मुद्दों पे आलोचना करे और उसको मजबूर करे कि वो कुछ नया पब्लिक के लिए कर पाए। तो अगर वो इस तरह से मजबूर करेगी, मुझे लगता है तो ज़्यादा उसके लिए बेहतर होगा। और जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ समय बाद जब ये परिवर्तन होंगे, नए परिवर्तन होंगे और चुनाव के मोड में सरकार भी लगभग आ ही रही है और विपक्ष को भी आना ही है, तो उस दौरान में कांग्रेस को ये अपनी जो राजनीतिक जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है उसका जो मुकाबला है सिर्फ भाजपा की 18 साल पुरानी सरकार से नहीं है, बल्कि डबल इंजन वाली सरकार से है। क्योंकि बहुत सारे वोट जो हैं यहाँ के नेताओं के साथ साथ केंद्र के नेताओं के और खासतौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पे भी पड़ते हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस को ये चीज देखनी होगी और उसको बहुत सावधानी से और बहुत तकनीक से, तरकीब से इस अपनी रास्ता बनाना होगा। आशीष जी, एक बात और है इसमें, क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उनकी सरकार आने वाली है? हालांकि कोई भी ये नहीं कहता कि सरकार किसी की नहीं आने वाली है, हारने वाली पार्टी भी कहती है कि हम जीतने वाले हैं। लेकिन जो गलती मैंने पिछली बार भी एक बार की चर्चा में जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ये मान लिया था कि वो सरकार में आ रहे हैं और उनका भी बिहेवियर चुनाव के पहले इसी तरह का हो गया था। जिस ट्रैक पर कांग्रेस या कमलनाथ की टीम जा रही है, वो कहते थे कि अधिकारी होशियार हो जाएं, अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, हम सबको देख लेंगे। आजम खान के सुपुत्रों ने तो एक बार सभा में कहा था कि मतदान होने के बाद हम भैया से ये बोलेंगे, अखिलेश भैया से, कि सारे पुलिस अफसरों को 6 महीने तक ना हटाएं, उनसे हम हिसाब किताब करेंगे। तो ये जो संवाद है, ये जो डायलॉगबाजी है, कहीं ना कहीं राजनीति में एक तरह के दुश्मनी को भी दिखाती है कि आपका जो आचरण है, जो आपका स्वभाव है, जो आपका सोच है, वो नौकरशाही को लेकर एक तरह से दुश्मन की तरह है कि आपको हम देख लेंगे। अगर इस तरह की बातें होती तो कांग्रेस का राज देश में सबसे ज्यादा रहा है, फिर तो पूरी मशीनरी कांग्रेस की होती और बीजेपी या जनता पार्टी आने के बाद सबको बदल देती। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि चिंता की बात है और इस पर सब पार्टी को विचार करना चाहिए कि आप नौकरशाही को, कर्मचारियों को राजनीति में टारगेट ना करें। इस पर आपकी राय? बिल्कुल सही बात है, उनको टारगेट नहीं भी करना चाहिए। कई बार कुछ, और हर आदमी के अपने विचार होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन सरकार के काम और सरकार के कामकाज को लेकर के यदि इस पर फोकस होता है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है बजाय इस तरह से करने के। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा एक, जैसा आपने कहा कि क्या उनकी सरकार बनने की उनको ऐसा, तो ये लगता है कांग्रेस को इसलिए भी लगता है क्योंकि एक पुरानी सरकार है, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर स्वाभाविक रूप से किसी भी सरकार के साथ नत्थी हो जाता है पुरानी सरकारों के साथ, और कांग्रेस ने इसी एंटी इनकम्बेंसी का ही लगभग फायदा, ऐसे में कांग्रेस को और पॉजिटिव होना चाहिए ना कि नेगेटिव जाने की। जी हाँ, ये फायदा कांग्रेस उठा चुकी है 2018 में उस फैक्टर का। तो कांग्रेस को उसको, वही मैं कह रहा हूँ, वो उसी तकनीक से कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। शर्मा जी, कांग्रेस का ये जो आक्रामक अंदाज है वो इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा है कि कांग्रेस सरकार में आने वाली है इसलिए वो उस ढंग की बात कर रही है, या उनको सरकार में नहीं आने का डर है इसलिए वो आने की कोशिश में नौकरशाही को धमकाना चाहती है, उसको टारगेट करना चाहती है? किस ढंग से देखते हैं आप इस तरह की बयानबाजी को? देखिए, मोटे तौर पर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं ना कहीं उनको डर है जो, इसलिए वो नौकरशाही को, सरकारी तंत्र को, कर्मचारियों के तंत्र को वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, 80% सरकारी कर्मचारी और अधिकारी किसी राजनीतिक दल में नहीं होता। सरकारें कांग्रेस की रही हैं तब भी वो, अगर उनको किसी बात से नाराजगी है तो उन्होंने खिलाफ वोट दिया है। भाजपा की रही है तो वो किसी दल का नहीं होता। बिल्कुल, वोट चाहे किसी को दे दे तो वो बिल्कुल सरकार के साथ होता है या आत्ममुग्ध अवस्था में रहता है, वो आंतरिक, उसमें उसकी किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं होता। 10-20% लोग होते हैं और आशीष जी हो सकते हैं। आशीष जी कह चुके हैं कि जो सरकार होती है कर्मचारी उसी के साथ चलता है, तो इसको निशाना बनाने के बजाय नया रास्ता ढूंढना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस सियासत के सर्कस में कांग्रेस अपने आप को और बीजेपी दोनों सुधारने की कोशिश करें और लोकतंत्र में इस तरह के हमले ना हो जो नौकरशाही को कहीं आहत करते हो या फिर जाति, धर्म या ऐसे संगठनों को जो एनजीओ की तरह काम करते हैं। मैं दोनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आशीष जी आपका भी और रमेश शर्मा जी आपका भी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।